एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में आगे बात करेंगे किस प्रकार से ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है या पाकिस्तान ने ईरान से खुद अपने ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करवाई है। इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक खबर की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहली खबर जो हमारी है वो यूएस के यूएसएस निमित्ज की तरफ से आ रही है और उसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि जो यूएस का सुपर कैरियर है यूएसएस निमित्ज, वो मिलिट्री के सेंट्रल कमांड में रहता है, गल्फ एरिया में रहता है, मिडिल ईस्ट एरिया में रहता है। उसको अब शिफ्ट किया जा रहा है इंडो पैसिफिक एरिया में, जो कि साउथ चाइना सी के आसपास का इलाका है। और ये क्यों किया जा रहा है? ये ताइवान पर जो चीन का दबाव बन रहा है, जो एयरक्राफ्ट को घुमाता है उनके क्षेत्र में, इस कारण से हो रहा है। हम जानते हैं कि कभी भी कैरियर, कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, वो अकेले नहीं जाता, उसके साथ पूरा एक स्ट्राइक ग्रुप जाता है जो कि उसकी रक्षा भी करता है, साथ साथ दुश्मन पर आक्रमण भी करता है। तो पूरी की पूरी फ्लीट ताइवान के आसपास घूम रही है, ताइवान द्वीप के आसपास घूम रही है। और ये जो चीन के द्वारा अननेसेसरी दबाव ताइवान पर बनाया जा रहा था, उसके जवाब में यूएस ने किया है। इस कार्रवाई से ये देखने को मिलता है कि चीन पर जो पॉलिसी है वो अमेरिका की चेंज नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के समय में जो पॉलिसी थी वही जो बाइडेन के समय में भी अपनाई जा रही है। एक अच्छी खबर इसको माना जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेवोल्यूशनरी गार्ड की, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की, जिसको अमेरिका ने आतंकवादी कहा हुआ है, एक आतंकवादी ग्रुप कहा हुआ है। ईरान के इस रेवोल्यूशनरी गार्ड के 12 जवानों को 2018 में उनको किडनैप कर लिया गया था। पाकिस्तान की एक आतंकवादी समूह है जिसका नाम जैश अल आदल है, इसके द्वारा ही इनको किडनैप किया गया था और तब से ही रेवोल्यूशनरी गार्ड अपने लोगों को छुड़ाने में लगे हुए थे। 16 अक्टूबर 2018 में ये किडनैपिंग हुई थी। 15 नवंबर 2018 को उन्होंने अपने 5 सोल्जर को रिकवर कर लिया था। इसके अलावा 21 मार्च 2019 को पाकिस्तान आर्मी द्वारा उनके 4 और सोल्जर्स को रिकवर किया गया था और अब जाके 2 और सोल्जर्स को उनके रिकवर कर दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जैश अल अदल ने जो किडनैपिंग है ईरानियंस रेवोल्यूशनरी गार्ड की, वो पहली बार की हो। एक्चुअल में वो बलूचिस्तान के जो सुन्नी लोग हैं, जो ईरानियन बलूचिस्तान है, सुन्नी लोग हैं, कहता है उनके लिए लड़ते हैं ये लोग। और वहां पे जितने रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनको इस प्रकार की किडनैपिंग वो करते रहते हैं। 2014 में भी, 2015 में भी इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं। इस बार जो ईरान के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक जो कहा जा रहा है कि जो पिछले हफ्ते मंगलवार को की गई, वो ईरान के ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स दोनों मिल बैठकर मिलिट्री ऑफिशियल्स के देखरेख में हुई है। यानी कि पाकिस्तान ने एक पूरा प्लान बनाया कि हमारे अंदर आइए, इन टेररिस्टों पर आक्रमण करिए और अपने लोगों को छुड़ा ले जाइए। ये चीज तो खबर में निकलकर सामने आ रहा, पर पर्दे के पीछे की जो घटना है वो आप जानते ही हैं। ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो भारत के सीमा पर हो, ईरान की सीमा पर हो, अफगानिस्तान की सीमा पर हो, ये सब पाकिस्तान के पाले हुए हैं। पाकिस्तान के हाथ से ये अब अनकंट्रोल्ड हो चुके हैं। ये ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के लिए नासूर बने हुए हैं। अब ना चाहते हुए सही वर्ड है या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर जो खबर में है वो ये है कि पाकिस्तान ने ईरानियंस की हेल्प की है। पर हम जानते हैं कि कई बार पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादी ही ईरानियंस पे अटैक करते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये जो आतंकवाद फैलाने वाले इस ग्रुप का जो क्षेत्र है, वो वही क्षेत्र है जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है, चाहे वो ईरान का बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान का बलूचिस्तान। पाकिस्तान के लिए जो एरिया है वो साउथ वेस्टर्न एरिया है, जबकि ईरान के लिए ये एरिया जो है वो साउथ ईस्टर्न एरिया है, जो कि पूरे बलूचिस्तान का क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा बात करेंगे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की। हम जानते हैं कि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में $5 बिलियन का जो एक लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहता है 2025 तक। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 156 ऐसे प्रोडक्ट को अब उस लिस्ट में डाल दिया गया है जिसको कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भारत एक्सपोर्ट कर सकता है। इसमें 19 एरोनॉटिकल सिस्टम है, 16 न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल इक्विपमेंट है, 41 आर्मामेंट एंड कॉम्बैट सिस्टम है, 28 नेवल सिस्टम है, 27 इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, 10 लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम है, 4 मिसाइलें हैं, 4 माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं और 7 अदर मटेरियल्स हैं। इसमें मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि तेजस एयरक्राफ्ट को भी रखा गया है, अपने आर्टिलरी गन्स को भी हम रखे हैं,
मिसाइल्स जो हम बनाते हैं, जैसे कि आकाश मिसाइल या नाग मिसाइल, ये सारी मिसाइलें अब एक्सपोर्ट में डाल दी गई हैं। कई फ्रेंडली कंट्रीज इसको चाहती हैं, भारत की तरफ से ये हथियार चाहती है, पर अभी तक हम उनको नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि एक्सपोर्ट पर बैन लगा हुआ था या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ था कि हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो लिस्टिंग की गई थी उसमें ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करने की बात की गई थी, आकाश को एक्सपोर्ट करने की बात की गई थी, पिनाका को एक्सपोर्ट करने की बात की गई थी और भी अन्य मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने की बात की गई थी, पर अब तेजस इत्यादि एयरक्राफ्टों को भी इस लिस्ट में डाला जा रहा है। इसके अलावा BEL के द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेवल सिस्टम भी इसमें शामिल होंगे। तेजस को एक्सपोर्ट करने की बात चली है तो HAL के चेयरमैन और उनके अधिकारियों का यह कहना है कि तेजस को जब एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसका जो दाम है वो 309 करोड़ रुपए रखा जाएगा। उनका ये कहना था कि भारत में जो एयरक्राफ्ट, अभी 83 एयरक्राफ्टों का जो ऑर्डर दिया गया है वो 48,000 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि इतना ही दाम लागत मूल्य आती है। उनका ये कहना था कि इसमें जो टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट को जाने वाले टैक्सेस हैं, वो सब जोड़े गए हैं। इसके अलावा मार्केट में जो इन्फ्लेशन आएगा, जो डॉलर का दाम रुपए के मुकाबले बढ़ता चला जाएगा, उस चीज को भी ध्यान रखते हुए किया गया है। यदि कोई टैक्स नहीं लगता तो लगभग 36,000 करोड़ रुपए में ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाता। उनका यह भी कहना है कि 15 LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मार्च में उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा HAL के साथ और जल्द ही वो इसको डिलीवर भी कर पाएंगे। अभी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को कुछ 160 LCH की आवश्यकता है, पर 15 का ही कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया है, साइन किया जाना है। इसमें 10 एयरफोर्स के पास जाएंगे और 5 इंडियन आर्मी के पास जाएंगे। हेलीकॉप्टर की बात करें तो एयरबस अब इंडियन नेवी की तरफ झुक रहा है हेलीकॉप्टर को लीज पर देने के लिए। उनके पैंथर हेलीकॉप्टर जो कि कई देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो चाह रहे हैं कि भारत को भी वो दें। आपको पता है कि इंडियन नेवी को नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है 111 और इसका टेंडर भी फ्लोट किया गया। समय इसमें बहुत लगने वाला है। एयरबस जो कि भारत में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं पा पाया है, पर 30 से 40 सालों से भारत में व्यापार कर रहा है, पर उसको डिफेंस का कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त नहीं हो पाया। वो चाहता है कि लीज के माध्यम से ही सही भारतीय नेवी उनके हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करे। जो डेक पर इस्तेमाल करने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो लीज के माध्यम से नए प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट को, अच्छे प्रोडक्ट को तुरंत प्राप्त करने की जो संभावनाएं बनी हैं उसका इस्तेमाल करते हुए कंपनियां भी ये चाह रही हैं कि भारतीय आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट पूरी की जाए और आर्म फोर्सेस भी ये चाह रही हैं कि 2-3 सालों तक की जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर ली जाए। इसके बाद जब पैसे आएंगे, घर का सामान खुद का डेवलप हो जाएगा। जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हमारे HAL की तरफ से जो डेवलप किया जाएगा वो भी सामने आ जाएगा, DRDO के प्रोडक्ट सामने आ जाएंगे। ऐसा कई डिफेंस इक्विपमेंट में किया जा रहा है, तो एक अच्छी खबर इसको माना जा सकता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको बाद हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।